नमस्कार। किसान का बजट के इस 9वें संस्करण में आपका स्वागत है। हर साल बजट आता है, बजट पे चर्चा होती है। चर्चा करने वाले लोग होते हैं उद्योगपति, टीवी चैनलों में चर्चा होती है और इस देश के 1-2% लोगों के लिए जो कुछ बातें होती हैं, उस पर सारी बजट की चर्चा सिमट के रह जाती है। तो आज से 10 साल पहले हमने सोचा कि भाई बजट इस देश के 2% लोगों के लिए नहीं होता, बजट इस देश के 100% लोगों के लिए होता है। तो जो बाकी 98% बच गए, उनका बजट में उन्हें बजट में क्या मिला, इसके बारे में हम एक कार्यक्रम शुरू करें। 9 साल पहले जय किसान आंदोलन की तरफ से हमने ये किसान का बजट नाम से शुरू किया और किसान में सिर्फ किसान ही नहीं, सिर्फ भूमि वाला किसान ही नहीं, बटाई वाला किसान भी, खेती जो पूरा सोशल सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, इस सब पर निगाह रखेंगे, ऐसा हमने तय किया। इस कार्यक्रम को हमेशा मेरे साथ अवीक साहा जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष किया करते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो जय किसान आंदोलन के उपाध्यक्ष भाई दीपक लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप पटियाला में हैं दीपक भाई? जी, और मैं इस वक्त हरियाणा में रेवाड़ी में हूँ। तो हरियाणा, पंजाब और बाकी सब इलाकों से बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो वो बात पूरी कर रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बात हो रही थी कि 98% लोगों की बात बजट में करने वाला कोई नहीं है। उसमें योगेंद्र जी ने भी थोड़ा स्पष्ट किया कि लगातार 9 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको हमने किसान का बजट के नाम से किया है। और कोरोना से पहले तो मुझे अच्छे से याद है, इन कार्यक्रमों में हम सब शामिल होते थे और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान फिजिकली एक जगह जाकर बैठकर ये सारा काम करते थे। किसी खेत में हम अपनी खाट लगाते थे, मुड्डे लगाते थे और एक तरफ सरकार अपना बजट दे रही होती थी, दूसरी तरफ किसान वहाँ बैठकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने, देश ने ये सीखा कि ऑनलाइन का जो माध्यम है उससे भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। और मुझे याद है कि कोरोना के बाद भी एक बार हमने इसको पार्शियली ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब फिजिकली किसान भी इकट्ठे हुए और ऑनलाइन भी किया, इस तरह भी इसको करने की कोशिश की। इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन रहेगा, लेकिन हर जगह किसान अपने अपने खेतों में, खलिहानों में बैठे हैं। उन सबको भी हम शामिल करने की आज कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने विचार और उनकी नज़र में देश का बजट जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात किसान की है। हम लोग जो डाटा कहते हैं 65% लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देश के 65% लोगों की बात आज इस बजट में हुई है। और बजट अपने आप में जो सरकार की घोषणाएं हैं उनका लेखा जोखा तो देता ही है, साथ में किसी भी घोषणा को आगे बढ़ाने का जो रिसोर्स है, जो पैसा है, उसके बारे में एक बड़ी पिक्चर पूरे देश के सामने रखता है। आज जो वित्त मंत्री जी हैं, उनका 8वां बजट है, जो 8वें बजट में उन्होंने आज बोला है। और अपने आप में बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इनसे ऊपर एक ही वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है। तो ये 8 बार बजट देते हुए वित्त मंत्रियों की श्रेणी में अग्रिम तो है ही, लेकिन जो घोषणाएं होती हैं उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर बोला तो जाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता आज इस कार्यक्रम में हम पिछली भी और आगे आने वाली वास्तविकताएं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज इन्होंने कहा कि ये आने वाला जो बजट है इसमें कृषि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक चीज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दखल देना सरकार कम करेगी। आर्थिक दखल देना कम का मतलब सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में कृषि के लिए सरकार कम पैसा लगाएगी। तो इन सब बातों के लिए देश से, अलग अलग प्रदेश से आज हमारे साथ बहुत से साथी जुड़ेंगे। बीच बीच में मैं, योगेंद्र यादव जी इसको संचालित करते रहेंगे और इन सब लोगों से पूछेंगे कि किस तरह वो बजट को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे हरियाणा के विशिष्ट किसान नेता हैं इंद्रजीत सिंह जी, जो किसान सभा से संबंधित हैं। और हम सब लोगों ने हरियाणा के, क्योंकि मेरा मूलतः स्थान हरियाणा है, हरियाणा के एसकेएम में इनकी एक विशेष भूमिका रही है। संयुक्त किसान मोर्चे के
यदि मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं इतने सालों से, उसमें एक ही नाम नजर आता है, जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह जी। और मैं जानना चाहूंगा सर, आज आपने बजट सुना, 8वां बजट हमारी सबकी वित्त मंत्री जी ने दिया है, तो उस पे आपको शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, क्या सुन के आपको समझ में आया, और आप इसे किस रूप में थे इंद्रजीत जी? दीपक भाई, असल में तो जो किसान और कृषि क्षेत्र को जो अपेक्षाएं थी इस सरकार से या इस बजट से, उनके ऊपर तो पानी फिर गया। जैसे पहले के बजट रहे हैं उसी प्रकार से ये एक मतलब निराशाजनक कवायद है, जो हम कह सकते हैं कि रसम अदायगी है। जो कारपोरेट को तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन किसान, मजदूर, आम आदमी के लिए किसी प्रकार की कोई बड़ी राहत उसके अंदर प्राप्त नहीं हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान संगठनों से किसी भी प्रकार का कोई परामर्श जो है सरकार ने नहीं किया। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बजट का असर पड़ने वाला होता है, कम से कम किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला के उनके साथ बातचीत होती, उनसे पूछा जाता आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो कृषि क्षेत्र है वो पिछले कई दशकों से बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा है। और अगर हम उसके केंद्रीय बिंदु के ऊपर जाना चाहें तो उसका सबसे बड़ा कारण और लक्षण भी कह सकते हैं, वो क्या है वास्तव में, वो ये है कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, यानी लागत मूल्य फसलों को पैदा करने का, वो लगातार बढ़ रहा है। और जो रिटर्न्स हम जिसको कहते हैं, यानी आय जो है किसान की, वो बढ़ नहीं रही है। नतीजे के तौर पर उसको घाटा होगा, और घाटा होगा तो निश्चित रूप से वो कर्जे के नीचे जाएगा। और ये बात पूरे देश के ऊपर लागू है, और हरियाणा और पंजाब में भी पूरे तौर पर लागू है, जिनको कृषि की दृष्टि से मतलब अग्रणी प्रांत माना जाता है, उत्पादकता की दृष्टि से, या जो अन्न भंडारण है देश का, उसके अंदर वो योगदान देते हैं। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा काफी हद तक मतलब इन इलाकों के ऊपर निर्भर करती है। एक हिस्सा उसमें उत्तर प्रदेश का जोड़ दे, राजस्थान का भी आप जोड़ सकते हैं। तो वो है गहरे संकट में। पिछले दिनों आपने ध्यान दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी विशेषज्ञों की, जब ये पंजाब वाले बॉर्डर आंदोलन के संदर्भ में। अब उसका उद्देश्य क्या था ये तो कोई नहीं जानता, ना आज तक वो स्पष्ट हो पाया, हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी सुप्रीम कोर्ट को। और उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट आई वो सार्वजनिक भी हो गई। उन्होंने मुख्य रूप से इस चीज को रेखांकित किया है कि किसान कर्जदार इसलिए है क्योंकि उसको उसकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। और उन्होंने ये बताया कि ये कोई मतलब 70-75 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का जो कर्जा है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की किसानी पे अलग अलग, एक का 73 हजार करोड़ बताया, एक का 76 हजार। अब वो मेरे ख्याल में तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा वाले का लगभग 32% जो हो मनी लैंडर्स का है, यानी प्राइवेट जो आड़तीये हों या दूसरे जो कर्जा देने वाली एजेंसीज हैं उनका है। और 23-24% पंजाब वाले कुल कर्जे का जो है वो निजी एजेंसियों का है, जिनका जो ब्याज की दर है वो बहुत ही ऊंची है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो जो इनपुट कॉस्ट है, यानी लागत मूल्य घटाने का कोई भी प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं है। ना किसी चीज की सब्सिडी बढ़ाई गई है, चाहे वो खाद की है, चाहे बीज की है, चाहे वो आप कह सकते हो कि भी पेस्टिसाइड्स की है, या कोई बिजली की है, या डीजल पेट्रोल की है। इवन मतलब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है, हमारी मांग ये थी कि भाई वो हटा दिया जाए, लेकिन उसका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। एमएसपी जिसके ऊपर इतनी बड़ी मतलब आज आंदोलन है C2+50% का, उसका कोई शब्द नहीं उसके अंदर बोला गया। जबकि उधर से केंद्र सरकार कह रही है कि वो पंजाब के कुछ संगठनों से 14 फरवरी को
बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस बातचीत में वो क्या प्रस्ताव दे सकते हैं, इस बजट में तो ऐसी किसी प्रकार की कोई झलक मिल नहीं रही, ये निष्कर्ष निकल सकता है। इसके अतिरिक्त बात ये है कि एक दो चीज मैंने देखा, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की कह रहे हैं, यानी फसल चक्र को बदलना। जो गेहूं और धान जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करने वाली फसलें हैं, उसकी बजाय वो कहते हैं पल्सीज और कॉटन वगैरह मेज वो लगाई जाए। अब कॉटन का रकबा पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तीनों में घट रहा है लगातार, क्योंकि जो बीज किसानों को कंपनियों की तरफ से मिला, उस पे दावा ये किया गया था कि वो जो है वो कीड़े जो हैं उनको आकर्षित नहीं करता, और जो गुलाबी सुंडी है उसने बर्बाद कर दिया फसलों को। तो काफी ड्रास्टिक डिक्रीज है मतलब कॉटन की। तो आप उसके ऊपर क्या तरजीह देंगे, जो उसके बारे में कह रखा है? दालों के ऊपर कह रहे हैं दलहन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि किसान ने बड़ी उसमें प्रोडक्टिविटी दिखाई है दलहन में, उन्होंने तो दिखाई है। लेकिन हमारे यहाँ जो मूंग बोने वाला किसान है, उसकी तो 8600 लगभग रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है, लेकिन वो 6000 रुपए प्रति क्विंटल बेचने के ऊपर मजबूर हुआ, अभी अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो ये शब्द आडंबर इस प्रकार का जो वो कर रहे हैं, वो वास्तव में कोई उससे बहुत ज्यादा उसका परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बड़ी बात जो है, वो कुल आवंटन, अब योगेन भाई क्योंकि हमारे साथ हैं, उनकी और बेहतर पकड़ है इसके बारे में। कुल आवंटन जो कृषि का है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ उसमें डिक्लाइन है, उसमें डिक्रीज उसके अंदर दिया गया है। और बहुत बड़ी बात जो है वो बेरोजगारी की है, उसका किसी तरह सिरे से ही संबोधन गायब है बजट के अंदर। और हमारे यहाँ जो मतलब शिक्षा का है या स्वास्थ्य का, उसमें कुछ नहीं, फर्टिलाइजर सब्सिडियों को घटाया गया है। तो एक ये इस प्रकार का डिसेप्शन है, आडंबर है, रस्म अदायगी करने वाला। अब उससे मीडिया में मैं कई बार उसमें देखता रहा, यूट्यूब के ऊपर, उसमें बड़ी अजीबोगरीब बातें बताई जा रही हैं कि वो अपने घर से गई वित्त मंत्री महोदया, राष्ट्रपति महोदया के पास बजट की एक कॉपी देने गई, उन्होंने उनको दही और चीनी खिलाई है। और उसके बाद जो है वो सदन में आई, मंत्रिमंडल की मीटिंग में पास करवा के उन्होंने प्रस्तुत किया। एक ने तो ये भी लिखा है कि 5 बार पानी पिया है बीच में। तो जो पब्लिक की जानकारी के लिए चीजें होनी चाहिए, उसकी बजाय इस प्रकार का एक मतलब जो है ना, उसको नॉन सीरियस बना के ऐसी बातें करना के उस कितनी कितने बार पानी पिया है, या दही और दही वगैरह वो खाई गई है। तो मुझे तो लगता है कि ये काफी निराशाजनक ये बात हुई है। और किसानों को अपना आंदोलन, खासतौर पे अभी जो उन्होंने नेशनल प्रोफाइल ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पेश किया है बिना राज्यों से पूछे, जबकि राज्यों का अधिकार क्षेत्र है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई शायद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका इसके अंदर चर्चा ही नहीं है। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे शायद उसको रिव्यू करने के बारे में कुछ प्रॉमिस या आश्वासन वो देंगे। तो फिलहाल में इतना ही एक बार तो अभी हमारा ये कार्यक्रम 1 से 4 बजे तक रहेगा और हम बार बार आपसे अलग अलग विषयों पे कमेंट भी लेते रहेंगे। आज एक दो चीजें जो पहले भी बजट के 8वां बजट वो पेश कर रही हैं, तो हमेशा से शेर व शायरी और कुछ कुछ चीजें वो बोलती हैं। आज उन्होंने एक 2 लाइन बोलते ही उसका अर्थ समझाया कि कोई भी देश जमीन नहीं है, देश जो है वो लोगों से बनता है। तो आपकी जो बात थी, आपने कहा कि बजट के समय किसी को कोई कंसल्ट नहीं करते, किसानों से कोई, उनकी कोई पैरवी करने वालों से, किन्हीं से नहीं मिला जाता। और ये तो हम किसान आंदोलन के दौरान भी देख चुके हैं। तीनों जो कानून लेके आए उसके बारे में भी सरकार ने किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया था। आज उन्होंने 4 तबकों की भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो युवाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, अन्नदाताओं के लिए है और नारी के लिए है। ये सारी चीजें बात बोलते हुए उन्होंने कम से कम जो इस सरकार की नीतियां रही हैं कि कागज पे बहुत अव्वल, लेकिन लोगों की निगाह में कुछ चीज वो करते हुए दिखाई नहीं देते। इन सब विषयों पे बात करने के लिए अभी योगेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो भी अपना एक जो इनिशियल रिमार्क है और वो सारी चीजें यहाँ। शुक्रिया दीपक भाई। माफ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ टूट गया था बीच में।
अब उम्मीद है मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। जी। इंद्रजीत भाई ने बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अ, अभी एक महीना पहले हम बात किसान और खेती से शुरू करें इस बजट के बारे में। अभी 1.5 महीना पहले एक संसदीय समिति ने, इस संसदीय समिति में लोकसभा के लोग भी थे और राज्यसभा के सांसद भी थे, सभी पार्टियों से थे, मेजॉरिटी जाहिर है सरकारी पक्ष की थी। उस समिति ने किसानों के लिए 4 रिकमेंडेशन किए और अब देखते हैं कि उन चारों की स्थिति इस बजट में क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इस कमेटी का ये था कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। पहली बार देश के इतिहास में संसद की किसी कमेटी ने ये लिख के रिकमेंडेशन किया। तो एमएसपी पे कहाँ है ये बजट? जैसा भाई इंद्रजीत बता रहे थे, एमएसपी का नाम पूरे बजट में नहीं लिया गया। एक जगह इशारा किया गया, वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में दालों की कमी है, दालों का उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम दालों का उत्पादन करने वालों को विशेष उनके लिए प्रोक्योरमेंट की गारंटी देंगे। और उन्होंने 3 दालों का नाम लिया, तूर, उड़द और मसूर। तो मतलब ये कि 23 फसलों पे जिस पे सरकार एमएसपी घोषित करती है, उन 23 में से धान और गेहूं की कुछ खरीद होती है, सरकार की मजबूरी की वजह से खरीद होती है क्योंकि सरकार को राशन की दुकान में देना है। उसके अलावा सरकार कह रही है कि 3 दालों पे हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। राजस्थान की जो सबसे बड़ी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा की सबसे बड़ी जो मूंग है वो उसमें शामिल नहीं है, चना उसमें शामिल नहीं है। मतलब इस दालों की प्रोक्योरमेंट का किसानों के हित से कोई संबंध नहीं है, वो सरकार की मजबूरी से संबंध है क्योंकि सरकार को विदेश से आयात करनी पड़ रही हैं दालें, वो ना करनी पड़े उसके लिए किया जा रहा है। उसके अलावा एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी देने के लिए एक विशेष स्कीम भारत सरकार की होती है जिसका नाम है आशा। उस स्कीम का एलोकेशन क्या हुआ है उसके आंकड़े अब मेरे पास आ गए हैं। उस स्कीम के लिए पिछले साल सरकार ने एलोकेट किए थे पीएम आशा स्कीम के लिए 6,438 करोड़ रुपया और अब किए गए हैं 6,941 करोड़ रुपया। जिस स्कीम के लिए सारे एक्सपर्ट कहते हैं यदि आपको किसान को एमएसपी देनी है तो इसकी स्कीम के अंदर कम से कम आप 50,000 करोड़ रुपया डालिए, 1 लाख करोड़ रुपया डालिए। उसके लिए इन्होंने 7,000 करोड़ से कम का एलोकेशन किया। वास्तव में खर्चा कितना कम होगा? खर्चा तो इससे भी बहुत कम होगा। तो ये बात रही एमएसपी की, जिसके बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है सिवाय इन 3 दालों के, जो कि सरकार की अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मजबूरी के कारण की जा रही है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि किसानों पे बहुत ज्यादा कर्ज है, इस कर्ज को माफ करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, कर्ज माफी की योजना लानी चाहिए। कर्ज के बारे में ये बजट क्या कहता है? किसानों पे कर्ज की माफी की जाहिर है किसी तरह की कोई बात नहीं, कर्ज, किसानों को कर्ज मुक्त करने की कोई बात इस बजट में नहीं है। कर्जे को बढ़ाने की बात जरूर है। ये कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको जो 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था वो अब बढ़ा के 5 लाख तक का मिल जाएगा। आप देखिए बजट की हर चीज के अंदर, आज नहीं पिछले 5-7 साल से चल रहा है, सरकार जब भी किसी वर्ग को कुछ देती है तो लोन देती है कि लोन और ले लो, चलो तुम्हें लोन और दिलवा देंगे। और सरकार जो आंकड़े भी देती है वो कहती है लोन इतना बढ़ गया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी हमने बढ़ा दी है। तो लोन मुक्त करने की बजाय लोन और ज्यादा देने की स्कीम जरूर चलती रहती है। तीसरी योजना सरकार की, तीसरी सिफारिश इस कमेटी की थी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो साल में 6,000 रुपए दिया जाता है, कमेटी ने कहा कि भाई आप इसको प्राइस इंडेक्सेशन कर दो, यानी कि जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह हर साल बढ़ती है उसी तरह से महंगाई के हिसाब से इसको भी बढ़ा दो। जो आज से 6 साल पहले 6,000 रुपए महीना कहा गया था, उस 6,000 रुपए की आजकल कीमत तो 3,000 रुपए बची है। तो समिति ने कहा था कि इस 6,000 को आप प्राइस के हिसाब से बढ़ाओ, प्राइस के हिसाब से बढ़ाओगे तो आज तो कम से कम 10,000 रुपए बनेगा, 10,000 से ज्यादा बनेगा। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं है इस बजट में, यानी कि सरकार का किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का कोई आइडिया नहीं है। हालांकि आपको ध्यान होगा
पिछले 3-4 दिन से अखबारों में स्पेकुलेशन चल रहा था कि 6,000 को बढ़ा के 10,000 किया जाएगा, इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाया जाएगा और किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा। अब आपने देख लिया ना, इनकम टैक्स की सीमा तो बढ़ गई, किसान वहीं का वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो 6,000 का 6,000, अब आपको उसे 6,000 नहीं कहना चाहिए, वो 3,000 बन चुका है इतने साल के अंदर। चौथी रिकमेंडेशन जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि फसल बीमा योजना आज इतनी कमजोर हो गई है कि उसमें बहुत कम किसान शामिल हो पा रहे हैं। अब इसमें आपको एक मजेदार बात मैं बता दूं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए पिछले साल भारत सरकार ने 14,600 करोड़ रुपया एलोकेट किया था। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है ये अपर्याप्त है, इसे बढ़ाना चाहिए, इसका कवरेज बढ़ाना चाहिए, आप सभी किसानों को इसके अंदर लेके आओ। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, उन्होंने इस 14,600 करोड़ रुपए को घटाकर, ध्यान दीजिए, 14,600 करोड़ रुपए जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए था, उसे घटाकर 12,242 करोड़ रुपया कर दिया है। तो याद रखिए, किसान के भले के लिए 4 सिफारिशें थी, चारों को इस बजट के अंदर मटिया मेट कर दिया गया है, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बदले में क्या है, 2 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक कहा गया है, हर बार बजट में कुछ न कुछ नया शब्द आ जाते हैं, पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 जिलों का विकास होगा, ये होगा वो होगा, और सारी डिटेल्स आपको अपेंडिक्स ए में मिलेंगी। तो मैंने हमारे विकास भाई से कहा कि भाई जरा अपेंडिक्स ए निकाल के बता दो। जैसे ही बजट स्पीच खत्म हुई, उन्होंने अपेंडिक्स निकाल के दिखा दी। अब मैंने सोचा था इसके अंदर आपको स्कीम्स का डिटेल मिलेगा, आपको पता लगेगा कि भाई किस स्कीम के अंदर क्या क्या सरकार कर रही है, कितना पैसा खर्च करने वाली है इत्यादि, जो कि सामान्यतः चीजें आपको सब मिला करती हैं। मिला क्या, सिर्फ और शब्द। इस अपेंडिक्स में कुल मिला के सिर्फ 4 सेंटेंस हैं, और वो सेंटेंस उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो कि वित्त मंत्री अपने भाषण में बोल चुके हैं। मतलब एक भी स्कीम नहीं, स्कीम के साथ कोई एलोकेशन नहीं, आपको कुछ पता नहीं लगता कि इसमें क्या होगा। बस बहुत बड़ी स्कीम है, घोषणा हो गई, तालियां पिट गई, वाहवाही हो गई, बड़ा सा नाम हो गया, उसके पीछे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक कम से कम किसान का ताल्लुक है, इस स्कीम के अंदर हमें इस बजट में अभी तक जिन 4 चीजों की किसान ने उम्मीद की थी, जो 4 बातें पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी, जिसके बारे में था कि चलो छोटे मोटे कदम तो सरकार उठाएगी, उन चारों पे सरकार ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया है। अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं और सुभाष लोमटे जी उड़ीसा से हैं, दोनों किसान नेता। महाराष्ट्र से सुभाष लोमटे भाई औरंगाबाद से, जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ बहुत सालों से काम करते आए हैं, वो भी जुड़े हैं। और दीपक भाई मैं देख रहा हूँ युद्धवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं शायद हमारे साथ। युद्धवीर सिंह भी जुड़े हैं, लेकिन उनका शायद अभी कैमरा काम नहीं कर रहा है, तस्वीर नहीं आ रही हमारे पास जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो 4 उम्मीद थी उस पर कुछ नहीं कहा गया। और मैं आप सब एक्सपर्ट, या मैं कहूंगा कि जो किसान नेता है, उनसे ये भी समझना चाहूंगा। मुझे अच्छे से याद है जब पीएम निधि की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने अपना लक्ष्य रखा था 16 करोड़ किसानों को ये पहुंचाने का, 16 करोड़ लोगों को ये पहुंचाना था। आज वो कहते हैं 11 करोड़ को पहुंचा दिया। और जब बजट के यदि घोषणाओं की बात करें तो जब क्रेडिट कार्ड बढ़ाने की बात हो रही है तब वो कह रहे हैं कि 1.7, सिर्फ 1.7 करोड़ लोगों को ये दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन की बात होती है तब वो कहते हैं सिर्फ 7 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो किसानों की संख्या है, बजट लगातार कम हो रहा है, और किसान जो इस बजट के थ्रू लाभांश लेने वाले लोग हैं, उनकी संख्या भी सरकार कम करती जा रही है। तो ये भी मेरी नजर में एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पे भी थोड़ा अपना वक्तव्य दें। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुनीलम जी से कि वो भी जो बजट में आज घोषणाएं हुई, जो उन्हें लग रहा है उसके बारे में अपना इनिशियल रिमार्क आज यहाँ। जी बहुत शुक्रिया दीपक जी। जो इसका सार है वो योगेन जी ने बता दिया। जो पीठ अपनी थपथपा रही है सरकार, वो इस बात के लिए थपथपा रही है कि हमने जो है वो
स्लैब को बढ़ा दिया, 12,75,000 कर दिया। तो मैंने ये देखा कि कितने परिवार हैं ऐसे इस देश के अंदर जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो कुल मिला करके ऐसे 55 लाख परिवार जो है वो बताते हैं, जो भारत का जो भी आंकड़े हैं, कि जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह से ज्यादा है, मतलब उनको ही मोटे तौर पर इसका लाभ मिल पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे बजट में सबसे ज्यादा जो वाहवाही जिसको लेके कही जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि मिडिल क्लास को बड़ा भारी लाभ हो गया। तो मिडिल क्लास में तो वैसे बताते 31%, लेकिन है तो एक्चुअली में ये 55 लाख है। तो ये भी एक किस्म का धोखा है। और ये धोखा विशेष तौर पर इसलिए है कि अगर आप ये देखें कि जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, तो आपको पता चलेगा जो एवरेज इनकम है देश के अंदर, वो एवरेज इनकम 1,80,000 रुपए सालाना, मतलब एवरेज इनकम 15,000 से 20,000 रुपए है। ये देश की नेशनल इनकम है। और अगर आप इसका देखेंगे, नाबार्ड के आंकड़े से अगर आप देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एग्रीकल्चर जो काम लोग कर रहे हैं, जिनकी फिगर जो है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये देश में जहां पर कुंभ के अंदर इतने बढ़िया गिनती हो जाती है कि एक दिन में 5.5 करोड़ आए, वहां पर जितने भी आप डाटा देखेंगे कि किसानों के कितने परिवार हैं, क्या है, तो वो आपको बताएंगे 37 मिलियन टू 118 मिलियन के बीच में है। वो सही आंकड़ा अभी कोई भी देने की स्थिति में नहीं है भारत सरकार के अंदर। लेकिन जो भी आंकड़ा है उसमें प्रति हाउस होल्ड का जो इनकम है वो 13,661 रुपए, ये नाबार्ड के हिसाब से मतलब 150 रुपए दिन की पूरे परिवार की इनकम है, जिसमें 5 सदस्य माने गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कुल इनकम है 150 में अगर 5 को आप भाग दे दें, तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के मतलब कुछ रुपयों के अंदर एक किसान जो है वो अभी सीमित है। और नॉन एग्रीकल्चर के अंदर तो और भी ज्यादा स्थिति खराब है, उसकी इनकम है 11,438। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि देश के अंदर जिसको ये पूरा गोदी मीडिया सबसे ज्यादा जो इसको हाईलाइट करने का काम कर रहा है, वो कितना बड़ा एक किस्म का मैनिपुलेशन है। और अभी मैं ये देख रहा था कि न्यूनतम इनकम कितनी है 2024 के अंदर, तो बताया 178 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 5,340 रुपए प्रति माह। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ देना था बजट के अंदर, तो आपको जो बड़ी पॉपुलेशन है ना, जो कि मिडिल क्लास और 1 लाख रुपए महीने के हिसाब की नहीं आती है, उसके लिए विशेष देना था। लेकिन उसके लिए इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया है। संसदीय कमेटी को उसी तरीके से धोखा दिया जैसे हमको जो 9 दिसंबर का 2021 में जो लिखित तौर पे दिया था एसकेएम को, और उसके बाद में ठेंगा दिखा दिया था, उसी तरीके से इन्होंने संसदीय कमेटी को भी ठेंगा दिखाने का काम किया। जो बात योगेंद्र यादव जी ने कही, उसका सार संक्षेप तो यही है। तो मतलब किसानों की कैटेगरी में किसानों की एग्रीकल्चर कमेटी को भी खड़ा कर दिया है भारत सरकार ने, ये वाली बात है। और हम अगर वैसा ये देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई सबसे बड़े सवाल क्या होते हैं। एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, या एमएसपी और कर्जा मुक्ति का सवाल है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए किसी भी तरीके का जो इंतजाम करना चाहिए था इस बजट के अंदर, वो दिखलाई नहीं पड़ता। अब आप सोचिए कि इन्होंने कहा कि 200 कैंसर सेंटर हम खोल देंगे। अब जो देश में जो पेस्टिसाइड, मतलब 45 किस्म के जो कैंसर हैं वो रिपोर्टेड हैं पेस्टिसाइड के कारण से, जो अकेली पंजाब की स्टडी हुई है उससे ये निकल करके आया है। तो पेस्टिसाइड के लिए उसको मार्केटिंग के लिए कौन लाइसेंस देता है? भारत सरकार देती है। तो कम से कम आप जब कैंसर के 200 सेंटर खोल रहे हो 142 करोड़ की आबादी के लिए, तो कम से कम आपको इतना ही कर देना चाहिए था कि भाई पेस्टिसाइड जो है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है इलीगल है, उसको हम भारत के अंदर नहीं बिकने देंगे। लेकिन उसका भी कोई इंतजाम इसके अंदर किया नहीं है। मेरा कहना यह है मुख्य तौर पर कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ये बताता है कि भारतीय कुल अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्यबल है उसमें 50% किसानी के क्षेत्र से आता है, और जीडीपी में उसका योगदान 20% है।
तो ये सबसे बड़ा जो सेक्टर है, आप उसको इग्नोर करके अगर आप बजट लेकर के आते हो, और बजट आपका 50 लाख करोड़ का है, अब उसके अंदर से मार्केट से आप 15 लाख करोड़ रुपया आप लेने वाले हो, तो उससे लेने की बजाय, बाजार से कर्जा लेने की बजाय और ब्याज का चुकता करने की बजाय चाहिए ये था कि आप वेल्थ टैक्स लगा देते, इनहेरिटेंस टैक्स लगा देते, कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का काम कर देते, तो आपको जो संसाधन हैं वो जुटाने का काम हो सकता था। लेकिन क्योंकि अडानी अंबानी को छूट देनी है, उन्हें 16 लाख करोड़ की छूट देने का काम किया मोदी सरकार ने, और किसानों को जो है 16,000 करोड़ की भी छूट देने के लिए वो तैयार नहीं है, या कहा जाए कि हक भी देने को तैयार नहीं है। तो असल में ये पूरा जो बजट है वो किसान विरोधी भी बजट है, और किसानों के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। और मैं कहूंगा, मैं अभी देख रहा था कि पूरे दुनिया में इस समय एआई को लेकर के बड़ा बवंडर चल रहा है ना। एक डीप सीक आया, एक एआई का एक बड़ा जो है कंपनी उन्होंने लॉन्च की चाइना से, और उसने जो फर्स्ट 7 बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं उसका 101 बिलियन डॉलर का उसको झटका मार दिया। अब यहाँ पर इनने 500 करोड़ डॉलर 500 करोड़ रुपया दे दिया। अब ये एआई से जो है, जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है भारत के अंदर श्रम शक्ति को, उसके ऊपर भी फोकस नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो फोकस है वो ये है कि कॉर्पोरेट को आप कितना ज्यादा छूट लो, कुछ बिहार के अंदर जो है 2 4 6 घोषणा करके बिहार में वोट लेने का कुछ आप इंतजाम करो, बस इतना ही है। और कम से कम इतना तो करते, आत्मनिर्भरता की बात दलहन की जब आप कर रहे हो या कपास की आप कर रहे हो, उसके लिए भी 6 साल की योजना, कपास के लिए 5 साल की योजना। तो कम से कम अगर आप इतने ही किसानों से अपील करके छोड़ देते कि भाई आप जितने दलहन आप पैदा करोगे, हम पूरी एमएसपी के ऊपर उसकी C2+50%, 2006 के अंदर आया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, हम उसके हिसाब से कर लेंगे, तो भी साल 2 साल के अंदर किसान जो है वो आत्मनिर्भर बना देता। लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं है। तो खैर लंबी गाथा है। दीपक जी कुछ बोलना चाहते हैं, योगेन जी उनकी बात जी सुने। जी मैं डॉक्टर साहब की बात में एक ऐड करना चाह रहा था, बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है। देखिए, मिडिल क्लास कहना इस देश का सबसे बड़ा ढकोसला और झूठ है। मिडिल क्लास शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, लोग क्या समझते हैं कि भाई दरमियानी सी बात है, बहुत ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब है। मिडिल क्लास का मतलब यही। इस देश का मिडिल क्लास कौन है? अ, जिन लोगों के घर में कार होती है, जिन लोगों के घर में एसी होता है, जिनकी इनकम इस देश में 1 लाख 2 लाख रुपए कम से कम होती है। अमूमन जो अफसर 3 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो सब अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक सर्वे जारी किया, जिस सर्वे के आधार पे इस देश में गरीबी रेखा तय होती है। ये एनएसएसओ का सर्वे। उसकी मोटी बात मैं मोटे शब्दों में बता दूं, डॉक्टर साहब ने बहुत प्रिसाइज आंकड़े किए, वो तो डॉक्टर साहब हैं, मैं मोटी बात बता देता हूं। मोटी बात ये है कि इस देश में जो परिवार महीने का प्रति व्यक्ति 12,000 रुपया खर्च करता है, मतलब 5 लोगों का परिवार है जिसका महीने का खर्च 60,000 रुपया है, वो क्या कहेंगे? उनसे आप पूछिए आप क्या है, कहेंगे साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर आप आंकड़ों में देखें तो वो इस देश के टॉप 5% लोगों में से हैं, टॉप 5% में से। और जिस परिवार में महीने का 20,000 रुपया खर्च हो रहा है प्रति व्यक्ति, मतलब 5 लोगों का परिवार है तो 1 लाख रुपया जहां खर्च हो रहा है महीने का, वो इस देश के टॉप 1% लोगों में से है। मतलब मैं बहुत बार कहता हूं भाई कि ये मिडिल क्लास जो है, इस देश के टॉप 10% लोगों ने एक नई अपने लिए पूरी दुनिया बना दी है। तो जो 91वीं पायदान पे बैठा है, 90 और 1 91, वो कहता है हाय हाय मैं तो मर गया, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जो 95 पे बैठा है, 95 पे, वो कहता है बस समझिए मिडिल है, मिडिल पे ऊपर क्या है। और जो 98 पे बैठा है, 98 पे, वो कहता है जी बस आप समझिए खाते पीते लोग हैं, हमारे से अमीर तो पता नहीं कितने ज्यादा है। ये बजट उन 2% लोगों के लिए है। ये जो आपको जो मिली है राहत, जिसके बारे में टीवी पे दिन रात चर्चा होगी कि भाई 12 लाख की अब एग्जेम्प्ट कर दी, यानी कि जिसको महीने की 1 लाख रुपए इनकम है उसको अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बेचारे पे क्या तो इनकम टैक्स लगाए, बताइए मिडिल क्लास को क्यों तंग किया जाए।
वो व्यक्ति इस देश के टॉप 2% लोगों में से एक है। और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि सारा मीडिया, सारी टीवी, बजट पे सारी चर्चा सिर्फ इन 2% लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बाकियों की कोई चिंता नहीं। मैं आपको लगे हाथ एक आधा आंकड़ा और बता दूं। दालों की बात की डॉक्टर साहब ने। सरकार का एक मिशन है जिसके अंदर सरकार राज्यों को पैसा देती है। इस आइटम का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज फॉर वेलफेयर स्कीम। कुछ सरकारें किसानों, अपने गरीबों को सस्ती दाल उपलब्ध करवाती है क्योंकि दाल बहुत महंगी हो गई है। उसके लिए सरकार का एलोकेशन देखिए, सन 2023-24 में सरकार ने 800 करोड़ रुपए एलोकेट किया, खर्च किया सिर्फ 440। अगले साल सरकार ने उसका एलोकेशन ही घटा दिया 300। और इस साल क्या किया है, जिस साल इतनी दाल का ढिंढोरा है, एलोकेशन को 300 से घटा के नील कर दिया है, 0। और बैंड बाजा है दाल का, कभी दाल होगा, दाल के ये कर दिया, वो कर दिया। 800 से घटा के 300, 300 से घटा के इस साल 0 गरीबों को दाल उपलब्ध करवाने के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बजट स्पीच मत सुनिए, स्पीच सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनिए। स्पीच जब खत्म हो जाए और आंकड़े आपके हाथ में आने शुरू हो, तब आप आंकड़ों को देखना शुरू कीजिए। असली बजट वही है। देखिए, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का पूरा नाम होता है, सरकारी नाम मैं बता रहा हूं आपको, कोई अपने मन से नहीं। बजट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बजट होता है। पुराने जमाने में वित्त मंत्री आते थे, बड़ा बोरिंग सा भाषण दिया करते थे कि भाई इस आइटम में मैंने इतना खर्च किया है, पिछले साल इतना खर्च किया था, अब इतना खर्च करेंगे, ये इनकम होगी इत्यादि। जब से शुरुआत अरुण जेटली जी ने की थी, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने उसको बिल्कुल ऊपर उठा दिया है। अब बजट की स्पीच का बजट के आंकड़ों से कोई संबंध नहीं है। आपने स्पीच सुन ली ना उनकी, स्पीच सुनने के बाद आपको पता है कि शिक्षा पे क्या खर्च हो रहा है देश में? कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं। स्पीच के बाद आपको पता है कि आपको स्वास्थ्य पे क्या खर्च हो रहा है इस देश में? बोला ही नहीं। पहले वित्त मंत्री बोला करते थे, हम कहते थे बड़ी बोरिंग स्पीच दे रहे हैं। लीजिए साहब, अच्छी स्पीच अब सुनिए, जिसमें कोई मतलब ही नहीं, आपको आंकड़ा ही पता नहीं। अब हम आंकड़े देख रहे हैं और बता रहे हैं। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि बजट स्पीच में, अब बजट स्पीच में उन्होंने 5 बार बिहार का जिक्र कर दिया। अब बिहार के कई दोस्त खुश हो गए होंगे। सबसे मेरा आग्रह है कि अभी अपनी खुशी को थोड़ा सा रोक लीजिए। ये तो देख लीजिए कि आपको पैसा भी दिया इस स्कीम के लिए नहीं। एक आपको और उदाहरण मैं दे देता हूं। नेचुरल फार्मिंग की एक स्कीम है सरकार की, जिसमें सरकार कई सालों से गाजे बाजे के साथ कह रही है कि भाई हम देखिए नेचुरल फार्मिंग को कितना प्रमोट कर रहे हैं। अब उस नेचुरल फार्मिंग की स्कीम के लिए सरकार ने पैसा कितना दिया, उसका भी आप आंकड़ा देख लीजिए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, अपने वो निर्मला जी अच्छे अच्छे आंकड़े दिया करती थी ना, स्पीच में बोला करती थी, हम सब बारे साहब देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को तो बड़ा बढ़ा दिया। सन 2023-24 में इन्होंने 459 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। खर्च क्या किया? घटा के 100 करोड़ कर दिया। उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, 400 के बारे में ताली बज गई। अगले साल उन्होंने 365 कर दिया। खर्च क्या हुआ? एग्जैक्ट खर्च का अभी भी पता नहीं है, लेकिन उसे भी घटा के 100 कर दिया। इस साल 616 कर दिया। मैंने आंकड़े आप ले लो, वास्तव में जो खर्च है वो कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए बजट स्पीच एक चीज है, बजट के आंकड़े दूसरी चीज है, और बजट का खर्च तीसरी चीज है। तीनों में कोई संबंध नहीं है। उस पे हम ध्यान दें, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। लेकिन कई साथी जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूं कि रमन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, और ये पीछे कुछ गाय भैंस भी मैं देख रहा हूं आपके हैं। तो ये जो सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या किया है इस बजट में, पशुपालन के बारे में, क्योंकि सरकार बार बार कहती है पशुपालन से वास्तव में इस देश का किसान बढ़ रहा है, जो कि बात भी सही है। तो उनके लिए क्या किया है, कुछ सूचना है आपके पास इसके बारे में? सर दरअसल अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोशिश करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग कुछ अलोकेशन करें, और कुछ हिस्सा गोकुल मिशन के अंदर ये लोग करना चाह रहे थे। गोकुल मिशन जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, भारत के अंदर जो गायों की नस्लें हैं उसके अंदर सुधार करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया उसके तहत।
अब दरअसल इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जब हम बात करते हैं तो पशुपालक और पशुपालन के अंदर जो दूध की पैदा की बात होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है किसान का, वो कितना आ रहा है और उसको कितना मिल रहा है, ये बजट से गायब है सर। और ये एक बड़ी विडंबना है, बड़ी दुखद बात है कि पशुपालक अगर अपने गाय का दूध या भैंस का दूध बाजार के अंदर बेचता है, आज उसके दाम उसको ठीक से मिल नहीं पाते हैं। और जब ये कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने की बात करते हैं, ये कहते हैं, जब भी अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया था कि हमारे देश के अंदर हमें अमूल के जैसे 6 कोऑपरेटिव्स हमें बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स। तो वहां पर ये बात तो होती है कि हमने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध की पैदावार करी, लेकिन ये नहीं जानने की कोशिश की गई इसके अंदर कि जिस पशुपालक ने इस दूध की पैदावार की है, इस व्हाइट रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया है, उसके लिए क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर पाए हैं? क्या फॉडर के लिए जो चारा और बाट, जो जिसको कैटल फीड कहा जाता है, उसको कम करने की कोई कवायद हुई है? क्या उनके दामों को कंट्रोल करने की क्या कोई कोशिशें हुई हैं? ये शायद बजट से गायब है। सिर्फ हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं कि हमें 240 मिलियन टन देश के अंदर दूध की पैदावार हो रही है, और ये जो 240 मिलियन टन दूध जो पैदा हो रहा है, उसके पीछे 8 करोड़ पशुपालक परिवार हैं जो पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, कोल्ड चेन्स बनाने की बात होती है, सिर्फ बजट के अंदर अलोकेशन कर दिया जाता है, लेकिन जब जमीन पर बात आती है, जमीन पर अलोकेशन की बात आती है, वो कहीं ना कहीं इस बजट से गायब होता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में आपने बात को बढ़ाते हुए मैं एक आंकड़ा दे दूं। जी अभी बजट के मैं आंकड़े देख रहा था, आप जरूर बताइएगा। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि पशुओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए एक प्रोग्राम भारत सरकार का है। बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है। सरकार ने कितना पैसा दिया उसके लिए? सन 2024-25 पिछले साल के बजट में सरकार ने 2465 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट किया। खर्च नहीं किया, खर्च 2000 से कम किया। और इस साल क्या किया है? इस साल बजट ही कम कर दिया है, 1980 करोड़ रुपया कर दिया है बजट। तो चर्चा है कि भाई पशुओं के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे। सरकार दूध के आंकड़े ऐसे पेश करती है जैसे दूध का उत्पादन सरकार कर रही हो। अरे भाई, दूध का उत्पादन किसान कर रहा है, अपनी मजबूरी में कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है। आपका काम है उसको ये करने में मदद करना, और जो रमन भाई कह रहे हैं उसको दाम दिलवाना, ये आप कर नहीं रहे हो। और जो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है उसको सरकार अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, वही दिक्कत है। रमन भाई अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच युद्धवीर सिंह जी भी हैं, हालांकि उनका कैमरा ऑन नहीं हुआ है, किसी वजह से शायद कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव युद्धवीर सिंह जी हैं, कृषि मामलों के बहुत जानकार हैं। युद्धवीर जी, अगर आवाज आप सुन पा रहे हो, किसी कारण से कैमरा आपका ऑन नहीं है, लेकिन अगर आप बोलने की स्थिति में हैं तो आप अपना अनम्यूट करके बजट पर अपनी टिप्पणी दीजिए। युद्धवीर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव। शायद ऐसे एरिया में हैं जहां उन्हें लिंक ठीक से नहीं मिल पा रहा है। रमन भाई, आप अपनी बात पूरी करें। आप जयपुर से बोल रहे हैं और यहाँ के दुग्ध उत्पादकों के बीच में आप दूध सत्याग्रह भी चला रहे हैं। तो यहाँ जी के सर। किसानों की क्या दिक्कत है और बजट से आपको उसके बारे में क्या मिला, क्या उम्मीद मिली, क्या निराशा हुई, उसके बारे में बताएं। और फिर हम सुभाष लोमटे जी के पास चलेंगे। तब तक अगर युद्धवीर सिंह जी जुड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा जी। सर, इसमें 3 मुख्य बातें जो बजट में से उम्मीदें थी हम लोगों को। एक तो जो अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूध की पैदा लगभग हम ग्रामीण इलाके में रहते हैं, पशुपालकों के बीच जाते हैं, तो राजस्थान के किसानों की लगभग 32 रुपया प्रति लीटर लागत आती है गाय के दूध के ऊपर। ये 32 रुपया प्रति लीटर अगर किसान को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो ना घाटे में है ना नुकसान में है।
लेकिन अगर आप डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, चूंकि उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जयपुर कोऑपरेटिव या फिर हम लोग आरसीडीएफ राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करें, तो वहां पर जो पैसा दिया जा रहा है उसमें अगर हम देखें तो लगभग लगभग 4 से 5 रुपया प्रति लीटर का फर्क है। मतलब 4 से 5 रुपया प्रति लीटर का ये 32 रुपए प्रति लीटर के मार्क से कम मिल रहा है। तो पशुपालक को तो एक तरीके से ये घाटे के सौदे के अंदर है, पर चूंकि मजदूरी उनके परिवार के, उनके घर के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस कारण से वो अपनी मजदूरी नहीं गिन पाते हैं। ये कारण है बड़ा कि किसान घाटे में, पशुपालक घाटे में होते हुए भी ये एहसास नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए ये पशुपालन घाटे का सौदा है। दूसरी बात जो किसान क्रेडिट कार्ड्स की ये लोग बात कर रहे थे, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी इसको बजट में एलोकेट किया। इसकी मैं सच्चाई अगर आपको बताऊं तो आप समझेंगे कि ये क्रेडिट लेना शायद रमन का कनेक्शन भी कट गया, वो अपनी बात बीच में पूरे करने के लिए यदि दोबारा जुड़ेंगे तो ठीक है। इस बीच में हम सुभाष लोमटे जी से मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, मैंने गलती से उनका जो राज्य था वो उड़ीसा बोल दिया, महाराष्ट्र से हैं सर। और आज जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने एक बात जरूर बोली, उस फील्ड से रिलेटेड है जिसमें सुभाष लोमटे जी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माइग्रेशन एक ऑप्शन तो हो, वो मजबूरी ना बन जाए। तो सर काफ़ी दिनों से जो असंगठित मजदूर हैं उनके बीच में काम करते रहे हैं, उसमें एक जाना माना नाम है। तो मैं सुभाष लोमटे जी से भी चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। रमन आ गए हैं, यदि रमन अपनी बात जी को जी पूरा करना चाहें तो पहले पूरा कर लें, फिर सुभाष जी। जी, वो क्रेडिट की जो बात थी वो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसान को 1 लाख रुपया क्रेडिट के रूप में दिया जाने की घोषणा हुई राजस्थान सरकार के द्वारा, और कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स पे भारत सरकार भी सोच रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर गोपालन क्रेडिट कार्ड की स्कीम कुछ लेके आना चाह रही थी। मोटा मोटा ये है इसमें कि जो बजट के मिलना ही मुश्किल है, जो क्रेडिट मिलना मुश्किल है, सरकार के अंदर जो फंड्स मिलने मुश्किल हैं, तो ये एक बड़ी विडंबना है हमारे लिए। इसी बात के साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, 15,000 करोड़ रुपए की पिछली बार भी सैंक्शनिंग हुई थी, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब गोकुल मिशन के तहत इंडिजिनस ब्रीड्स को डेवलप करने की बात करते हैं, तो आंकड़े जमीन पर हमें दिखाई नहीं देते। हमारी उम्मीदें ये थी बजट से कि किसान के आय, जो पशुपालक की आय है वो बढ़ेगी, ना कि वो एक घाटे का सौदा रहेगी। जो कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं उन कोऑपरेटिव्स को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो किसान के लिए, पशुपालक के लिए एक एफिशिएंट वे में उनको बेहतर प्राइसेस दे पाएं। जो सब्सिडीज किसानों के लिए अनाउंस की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कम रह जाती हैं। सब्सिडीज कई बार समय पर नहीं दी जाती है और कई बार तो सब्सिडीज होती ही नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो बात छोड़िए, जो हमारे लिए सब्सिडीज की भी बात होती है वो ही इस पूरे सिनेरियो से बाहर हो जाती है। तो इस बजट से उम्मीद हमारी ये है, और होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि कम से कम पशुपालक को उसकी आय बढ़ने के स्रोत बढ़ने चाहिए थे। क्रेडिट फैसिलिटी मिले, लेकिन फैसिलिटी इन डेप्थ किसान तक पहुंचे, सवाल ये भी है। और आखिरी में जो सर की बात थी उसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि सर ने जब ये कहा, जब लंपी आया था, लंपी एक ऐसी बीमारी थी जिसने पशुपालकों की, पशुपालन की कमर तोड़ के रख दी थी हमारे। जब कोरोना काल के बाद में जब लंपी डिजीज आई, उसके अंदर एक ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिशें हुई जिससे ये बीमारी की रोकथाम की जा सके। लेकिन जैसे जैसे ये हम बजट में भी देख सकते हैं कि बजट के अंदर इसके एलोकेशंस घटते गए। तो ये देखिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं किसी भी पशुओं से संबंधित बीमारी के लिए, एफएमडी के लिए हम लोग कितने सीरियस हैं, और दूसरी बीमारी जो वायरस जनित हो सकती है उसके लिए हम लोग कितने तैयार हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, वेटनरी जो हेल्थ सर्विसेज है उसके संदर्भ में, तो वो भी एक बड़ा सोचने लायक विषय है और इसके अंदर बहुत ज्यादा काम होते हुए दिख नहीं रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया रमन भाई। इस बीच हम अब चौधरी युद्धवीर सिंह को देख पा रहे हैं। युद्धवीर जी, अब तक हम आपको देख नहीं पा रहे थे, अब आपका कैमरा भी ऑन हो गया है। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जी। हम 1 मिनट सुभाष लोमटे भाई के पास चलेंगे। सुभाष भाई, आपके पास
आते वक्त, क्योंकि आप मजदूरों का देखते रहे इतने साल तक असंगठित क्षेत्र के, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। ये है मनरेगा योजना का क्या हुआ। मनरेगा योजना के लिए भारत सरकार ने सन 2020-21 में 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया। एक्चुअल खर्च हुआ इतना स्कीम के लिए। अगले साल आपको उम्मीद होनी चाहिए कि वो बढ़ेगा। नहीं साहब, 21-22 में वो 98,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। चलिए, सरकार ने कहा कि वो 20-21 जो था वो तो कोविड का जमाना था, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत थी। ठीक है साहब, 21-22 में 98,000 करोड़ रुपया हुआ। 22-23 में वो घट के 89,000 करोड़ रुपया हो गया बजट में। और इस साल इस साल बजट के अंदर अब वो 86,000 करोड़ रुपया है। तो मनरेगा का बजट, जो कि हर साल बढ़ना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो रेट बढ़ रहे हैं, दूसरी संख्या बढ़ रही है चाहिए, वो होने की बजाय सरकार का खर्च जो है इस पर कम हो रहा है, सिर्फ 86,000 करोड़। और मनरेगा से जुड़े हुए जितने भी संगठन देश भर के हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर इस योजना पे ढक्कन लगा रखा है, कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं और रोक रखा है। खैर, सुभाष लोमटे जी और उनके बाद युद्धवीर सिंह जी। नमस्ते। एक तो मैं ट्रेन में से उतर के सीधा आप लोगों से ज्वाइन हो रहा हूं। मैंने कुछ सुना नहीं, मगर योगेंद्र जी ने जो अभी बात कही कि भाई ये बजट कुल मिलाकर 2% लोगों को है, तो वो 5% भी कहते या 10% भी कहते तो उसमें हम नहीं, यानी ये जो तबके हैं असंगठित और खास तौर पे ग्रामीण श्रमिक, तो 10% में भी नहीं आते। तो उनके लिए ये बजट का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मगर मैं ये संक्षिप्त में इतना ही रखना चाहूंगा कि ये असंगठित मजदूर और ग्रामीण श्रमिक, जिसमें मैं जो हमारे 90% जो मार्जिनल किसान है उनको भी शरीक करता हूं, तो 91 के सेंसस में उनकी आप वो लगभग 93% थे, मगर 91 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए, तो अब ये कहा जा सकता है कि वो 93% के बजाय लगभग 96-97% तक ये आबादी हुई है, जिनके लिए एक तो कोई कानून नहीं, या जैसा कानून है या कुछ कानून जैसा कोई व्यवस्था है, जैसी किसानों के लिए न्यून ये आपका एमएसपी, मगर उसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं। उसी ढंग से इतने बड़े तबके के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो बिल्कुल कानून नहीं, वो समाज की व्यवस्था के लिए काम करते हैं, और जिनके लिए कुछ कानून भी है तो वो कानून का अमल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो ये स्थिति है। दूसरा, स्वामीनाथन कमेटी अपना आपके डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता ने 2006 में हमारे सामने, हमारे देश के सामने दो आंकड़े रखे कि हमारे देश के 77% लोग अक्रॉस द कास्ट एंड क्रीड वो खुद पर रोजाना 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, और वही लोग देश के जीडीपी में 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आंकड़े सिर्फ इसलिए मैं आपके लिए ये कर रहा हूं क्योंकि लगातार इन तबकों के लिए अभी तक के अर्थसंकल्प में कोई प्रावधान ही नहीं रहा, उनका कोई हिस्सा ही नहीं। जैसा अभी योगेंद्र जी ने कहा कि भाई मनरेगा का बजट में का हिस्सा लगातार घटते जा रहा है, और दूसरी तरफ जो इसमें दूसरा एक एंगल भी है वो ये कि पॉलिटिकली जो तुम्हारे विरोध के जो राज्य होंगे उनको मनरेगा का पैसा ही नहीं दे,
जैसा कि पश्चिम बंगाल के लोग तो लड़ रहे हैं, हर साल 2-3 दफे दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पैसा पूरा पैसा बंद कर दिया। और इस वजह से कि भाई उन्होंने खर्चे में धांधलियां की, करप्शन किया, वगैरह वगैरह। जी जी कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि भाई इतनी बड़ी आबादी जो आवश्यक काम करती, मनरेगा का काम हो या आपका मार्जिनल फार्मर्स, ये फूड सिक्योरिटी, अन्न सुरक्षा का एक बहुत बड़ा काम करने वाले लोगों के तरफ भी हम बिल्कुल पूरा नजरअंदाज करते हैं। तो ये जी जी सिर्फ आज के बजट का मुद्दा नहीं है, ये लगातार होते आया है और इसलिए इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। दूसरा एक आंकड़ा, सही बोले तो ये आंकड़ा खुद सुभाष भाई, हमारे, हम थोड़ा ये खत्म, आंकड़ा दे के फिर हम युद्धवीर जी के पास जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल लगातार कहते हैं कि हम 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। यानी वो ये कबूल करते हैं कि 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि मुफ्त में अनाज जिसकी आमदनी नहीं है, भूखे मरने की नौबत है, उनको आप दे रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए सरकारें आज तक की सिर्फ एक तरफ संविधान के तरह माध्यम से कानून बनते हैं, मगर कानून एक पुख्ता कानून बनाने की बजाय कई सारे योजनाओं के माध्यम से सरकार को लोगों को राहत देने की कोशिश होती है। फिर वो दवा के माध्यम से बोलो, शिक्षा के माध्यम से बोलो। तो मुझे लगता है कि ये खत्म करते समय हमें आगे बढ़ते समय कि हर चीज के लिए एक हमारा हर व्यक्ति एक आत्म सम्मान के साथ में जिंदगी जी सके, इसके लिए प्रावधान होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सुभाष लोमटे जी, असंगठित क्षेत्र के राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके एक प्रमुख चेहरे हैं। हमारे बीच युद्धवीर जी हैं, युद्धवीर सिंह जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और खेती किसानी के मामले में किसान की आवाज इस देश में उठाने वाले एक प्रमुख चेहरे। युद्धवीर जी, इस बजट से क्या आपकी अपेक्षा थी? पहले तो माफी चाहता हूं, आपको बहुत देर इंतजार करवाया हमने, दरअसल आपका कैमरा हमें दिख नहीं रहा था काफी टाइम तक।